नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी के समक्ष मैं सेकेंड क्लास लेकर हाजिर हूँ आईसीडीएस की। तो आज स्टार्ट करेंगे आईसीडीएस के बारे में डिटेल जानकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीडीएस। तो आईसीडीएस पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है एकीकृत बाल सेवा कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, केंद्र प्रवर्तित योजना है। 2 अक्टूबर 1975 को ये स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था मैं आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जी की 106वीं जयंती। गांधी जी की कौन सी जयंती थी इस समय? गांधी जी की 106वीं जयंती थी, मैं आपको ये भी बताया था। और विभाग या मंत्रालय पूछूं तो कौन सा था? मानव संसाधन विभाग। क्या नाम था? मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वर्तमान में इस मंत्रालय का नाम क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय हो गया। आप सभी को पता होगा, शिक्षा मंत्रालय हो चुका है इसका नाम, ये एग्जिस्ट नहीं करता। हम बात करेंगे आईसीडीएस के उद्देश्य की। तो आईसीडीएस के सबसे पहले याद रखिए, आईसीडीएस के 5 उद्देश्य हैं। कितने हैं? 5, क्योंकि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा आईसीडीएस के कार्यक्रम में कितने उद्देश्यों को शामिल किया गया है, तो आंसर कितना होगा? 5। 5 उद्देश्य कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे अभी। घटक कितने हैं इसके? 4 है, याद रखिएगा। घटक कितने हैं? घटक या तत्व, एलिमेंट्स कितने हैं? 4। सेवाएं कितनी है? 6 है। 6 प्रकार की सेवाएं इसमें दी जाती है। लक्ष्य भी देखेंगे, हितग्राही कौन कौन है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य की। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में 5 लाइनों को आपको याद रखना है। पहली लाइन क्या है? बच्चों के उचित शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास पर बल। बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास पर बल देना। दूसरा उद्देश्य है हमारा 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का सर्वांगीण विकास। क्या है? 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा है, इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के बीच नीति निर्धारण व योजनाओं के क्रियान्वयन में तालमेल संयोजित करना, तालमेल बैठाने का काम करना। तीसरा क्या है? विभिन्न विभागों के बीच नीति निर्धारण व अन्य प्रकार की कठिनाइयों को दूर करते हुए तालमेल बिठाना तथा नीति निर्धारण में संयोजक की भूमिका निभाना बनेगा। तीसरा क्या है? विभिन्न विभागों के बीच जो प्रॉब्लम्स आती है ना, कि भैया मेरा विभाग है, तुम्हारा विभाग है, तो उन सभी को दूर करने की कोशिश करना और अपना रास्ता निकालना, यही है इसका मतलब। चौथा क्या है उद्देश्य? माताओं को स्वास्थ्य व पोषण की सलाह देते हुए, माताओं को स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा देते हुए, उत्साहवर्धन करते हुए उनकी सभी प्रकार की क्षमता में वृद्धि करना तथा उनको संरक्षण प्रदान करना। पहला मैंने बताया आपको उद्देश्य में, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक 3 प्रकार के विकास पर बल देना। दूसरा मैंने बताया कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का सर्वांगीण विकास। तीसरा मैंने बताया कि विभिन्न विभागों के बीच तालमेल व नीति निर्धारण में संयोजक की भूमिका निभाना। चौथा मैंने आपको बताया कि माताओं की, किशोरियों को, महिलाओं को, माताओं व महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण संबंधी सलाह देना व उत्साहवर्धन करते हुए उनकी मातृत्व क्षमता व सभी प्रकार की क्षमता में वृद्धि करना। और लास्ट है हमारा कि उनको सलाह देना। ठीक है, लास्ट है हमारा मातृत्व दर या कुपोषण दर में कमी लाना। बनेगा यहाँ तक 5 उद्देश्य हैं। उसके बाद एक घटक में 4 घटक है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है प्रारंभिक बचपन देखभाल व शिक्षा। प्रारंभिक बचपन देखभाल व शिक्षा। दूसरा है देखभाल व स्वास्थ्य सेवाएं।
देखभाल व पोषण परामर्श, देखभाल व पोषण परामर्श। और तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं। और चौथा है सामुदायिक मोबिलाइजेशन, सामुदायिक मोबिलाइजेशन, संचार, वकालत, शिक्षा। ये 4 पॉइंट मैं आपको फिर से बताऊंगा, सभी लोग ध्यान देंगे। घटक क्या क्या है? प्रारंभिक बचपन, देखभाल व शिक्षा, देखभाल व पोषण परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक मोबिलाइजेशन, संचार, वकालत व शिक्षा। तो मतलब क्या है कि प्रारंभिक बचपन, देखभाल व शिक्षा, जो प्रारंभिक बचपन होता है ना, बचपन की पहली अवस्था, उसकी देखभाल करना, केयर करना, वो गाइडलाइन प्रोवाइड करना। देखभाल व पोषण परामर्श, केयर टेकर को गाइड करना, ठीक है, क्या खिलाना है बच्चों को, क्या नहीं, इन सब की जानकारी देना। तीसरा मेडिकल चेकअप, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना। चौथा सामुदायिक मोबिलाइजेशन, उनको एक्टिविटी खेल कूद के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गैदर करके समुदाय बनाकर शिक्षा प्रदान करना। तो ये 4 घटक हैं हमारे। उद्देश्य हमने देख चुके हैं, 5 उद्देश्य हैं, घटक हम देख चुके हैं, 4 घटक हैं। अब हम बात करेंगे सेवाओं की। सेवाएं कितने प्रकार की हैं? मैंने आपको बताया था 6 सेवाएं। कितनी सेवाएं भाई? 6। और इसका ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं, बहुत ही शानदार। TSS PSS, क्या नाम है? TSS और PSS, याद रखिए, TSS और PSS, TSS PSS, 6 की 6 सेवाएं याद हो जाएंगी आप लोगों को। सबसे पहले है टीकाकरण। सबसे पहले क्या है? टीकाकरण है। दूसरी है स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवा। तीसरा S से हो गया संदर्भ सेवा। तीसरा S से क्या हो गया? संदर्भ सेवा। T से टीकाकरण, S से स्वास्थ्य सेवा, S से संदर्भ सेवा, P से पूरक पोषण आहार, पूरक पोषण आहार, और S से है स्वास्थ्य शिक्षा, और लास्ट में S से है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, सभी लोग ध्यान देंगे ना। TSS PSS, T से हो गया भैया टीकाकरण पहला, S से हो गया स्वास्थ्य सेवा, S से हो गया पूरक पोषण, S से हो गया आपका संदर्भ सेवा, P से हो गया पूरक पोषण आहार, S से हो गया स्वास्थ्य शिक्षा, S से हो गया शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती है आंगनबाड़ी केंद्रों में। अब टीकाकरण है, तो टीकाकरण किसको लगाया जाएगा? किशोरी बालिका को भी लगाया जाता है, गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है, टेटनेस का टीका, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा, छोटे बच्चों का चेकअप, नवजात शिशु का चेकअप, वजन त्यौहार मनाते हैं, वजन उत्सव, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं? बच्चों का वेट चेकअप करते हैं, बच्चों को दवाई देते हैं कुपोषण की, ठीक है, बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशन देते हैं रेडी टू ईट के माध्यम से। तीसरा है आपका संदर्भ सेवा। आप संदर्भ सेवा किसको देंगे? मान लीजिए कोई बच्चे को कुछ खतरनाक बीमारी हो गई, मान लीजिए किसी गर्भवती माता को कुछ दिक्कत आ रही है जो आंगनबाड़ी की मितानिन लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी को या जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी को रेफर किया जाएगा, और मितानिन लोगों को इसके बदले में 200 रुपये मिलता है। कोई भी मितानिन अगर किसी महिला को आंगनबाड़ी केंद्र से रिफ़र करती है हॉस्पिटल में, तो सरकार उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 रुपये देती है। क्यों देती है ऐसा? तो भैया इनका काम ही यही है, सरकारी शासकीय प्रसव, शासकीय प्रसव को बढ़ावा देना भी काम है मितानिन का। मितानिन किसके अंडर में आती है? स्वास्थ्य विभाग। अब मितानिन का रोल आंगनबाड़ी केंद्र में रहता जरूर है, लेकिन हम उसे आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता के रूप में शामिल नहीं करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र के सहायक के रूप में वो जरूर अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला है पूरक पोषण आहार। पूरक पोषण आहार के अंतर्गत रेडी टू होम राशन, टेक राशन, आप लोग सुने होंगे रेडी टू ईट,
ठीक है, रेडी टू ईट और न्यूट्रिशन का फूड का पैकेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग महिलाओं के घर पे पहुंचाती हैं। वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, ठीक है, उनके घर में पहुंचाया जाता है, या जिनका छोटा बच्चा होता है उनके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग घर पहुंच सेवा देती है। और 3 से 6 वर्ष के बच्चे और किशोरी बालिकाएं जो साला नहीं जाती, जो साला त्यागी होती हैं, वे आंगनबाड़ी के केंद्र में जाकर नाश्ता और भोजन ग्रहण करती हैं, पूरक पोषण आहार युक्त। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा। तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को, माताओं को और महिलाओं को गाइडलाइन दी जाती है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा में दी जाएगी। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, यहाँ पर 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को एडमिशन देते हैं। 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल कूद गतिविधि और एक्टिविटी के माध्यम से लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, और ताकि उनका एक अच्छा बेस तैयार हो, आधार तैयार हो, और जीवन में आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक बन सके। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, TSS, PSS टीकाकरण किसको मिलेगा? नवजात बच्चों को मिलेगा, गर्भवती महिलाओं को मिलेगा, शिशुवती महिलाओं को मिलेगा, किशोरी बालिकाओं को मिलेगा। अच्छा, किशोरी बालिकाओं की एज कितनी होती है? 11 से लेकर 18 वर्ष। कितनी? 11 से 18 के बीच मानी जाएगी ना किशोरी बालिकाएं। स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा में, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा में बच्चों का जो चेकअप होता है, महिलाओं का जो चेकअप होता है, डॉक्टर आती है, ANM नर्स आती है, उनका जो चेकअप किया जाता है उसको अपन स्वास्थ्य सेवा में काउंट करेंगे। तीसरा है पूरक पोषण आहार। पूरक पोषण आहार मेनली 3 प्रकार के लोगों के लिए होता है। एक तो होता है गर्भवती महिलाओं के लिए, दूसरा शिशुवती महिलाओं के लिए, तीसरा किशोरियों के लिए। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके लिए भी नाश्ते और खाने की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद है स्वास्थ्य शिक्षा। तो भैया स्वास्थ्य शिक्षा की जरूरत तो हर किसी को है। 15 से लेकर 45 वर्ष की सामान्य महिलाएं, 15 से लेकर 45 वर्ष की सभी महिलाएं इसके अंतर्गत स्वास्थ्य गाइडेंस, पोषण गाइडेंस प्राप्त करती हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में। बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, माता बैठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माता बैठक का आयोजन। आप लोग सुने होंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में माता बैठक का आयोजन किया जाता है। और माता बैठक का जब आयोजन किया जाता है ना, तो आंगनबाड़ी केंद्र की जो कार्यकर्ता होती है वो हर घर जा के इनवाइट करती है सभी महिलाओं को, सभी किशोरियों को, और वो सभी एक जगह एकत्रित होती हैं आंगनबाड़ी केंद्र में। और वहाँ पर नर्स आती है, वहाँ पर मितानिन आती है, वहाँ पर कार्यकर्ता होते हैं, वहाँ पर सहायिका होती है। इन सभी लोगों की उपस्थिति में उनको एक गाइडलाइन, मार्गदर्शन दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माता बैठक बोलते हैं। तो ये हो गया सेवा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? तो देखिए लक्ष्य है, ICDS का लक्ष्य क्या है? तो पहला तो लक्ष्य है कुपोषण में कमी लाना, कुपोषण की दर में क्या लाना? कमी लाना। दूसरा स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होती है? बौनापन। स्टंटिंग को क्या बोलते हैं? बौनापन बोलते हैं। बौनापन की जो दर है उसको भी कम करना। तीसरा माताओं प्लस महिलाओं में पोषण संबंधी जागरूकता लाना। क्या लाना? पोषण संबंधी जागरूकता, पोषण संबंधी जागरूकता लाना। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाना। और क्या है? मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1 लाख, याद रखिएगा, मातृ मृत्यु दर जो होती है प्रति 1 लाख महिलाओं में काउंट की जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है एग्जाम में।
मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख महिला में जो महिलाओं की मृत्यु होती है प्रसव के दौरान, उसे क्या बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, प्रति 1000, याद रखिएगा, शिशु की जो मौत होती है, मृत्यु होती है नवजात शिशुओं की, उनकी काउंटिंग की जाती है प्रति 1000 शिशुओं में, याद रखिएगा, पर 1000। प्रति 1000 शिशुओं में जो बच्चे मरते हैं उनका रेशियो क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है, तो मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, स्टंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करना, कुपोषण की दर को कम करना, वजन को ठीक ठाक करना, लंबाई के अनुपात को वजन के अनुसार करना, तो ये सारी समस्याएं को दूर करने का लक्ष्य है ICDS कार्यक्रम का। हितग्राही कौन कौन है अभी बताया हूँ मैं आप लोगों को, सेवाओं में बता चुका हूँ। 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे। दूसरा है किशोरी बालिकाएं, किशोरी बालिका की एज कितनी होगी? 11 से लेकर 18 वर्ष, 11 से लेकर 18 वर्ष। गर्भवती महिलाएं प्लस शिशुवती माताएं, गर्भवती को महिला बोलेंगे और शिशुवती को माता बोलेंगे, क्योंकि महिला अब क्या बन चुकी है? शिशु धारण करके माता बन चुकी है। ठीक है, और सामान्य महिलाओं की एज है 15 से लेकर 45 वर्ष। तो ये 4 कैटेगरी है। 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, 0 से 3 वर्ष के बच्चों को देख रेख किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में। देख रेख का मतलब है झूला घर के रूप में, जैसे कि आप लोग सुने होंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में झूला घर का भी संचालन किया जाता है। कई आंगनबाड़ी में किया जा रहा है, भारत में चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों में झूला घर सुने हैं ना। जैसे कि झूला घर में आप छोड़ देंगे बच्चों को, वो खेलेंगे कूदेंगे, और माताएं कामकाजी जो महिलाएं होती है काम करने के बाद शाम को बच्चों को अपने घर ले जाएंगे। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को तो एक्टिविटी कराना ही है, एडमिशन करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में। किशोरी बालिका जो स्कूल नहीं जाती, ऐसी किशोरी बालिका जो खाली पीली घर में बैठी हुई है, उनको बुलाकर नाश्ता पानी सब कराते हैं इन लोग। ठीक है, नाश्ता भी कराएंगे, खाना भी कराएंगे, और उस योजना का नाम है रेडी टू ईट महतारी जतन योजना। आप पढ़ेंगे अपन फ्यूचर में। गर्भवती और शिशुवती माताएं, अब गर्भवती माताओं को पोषक आहार की जरूरत होती है, तो उनको घर पहुंच सेवा देती हैं आंगनबाड़ी सहायिकाएं, माताएं, कार्यकर्ता। शिशुवती माताएं, सामान्य महिला जो गर्भवती नहीं है और वर्तमान में उनके पुत्र बड़े हो चुके हैं, तो वैसे महिलाओं को भी यहाँ पर गाइडेंस दिया जाता है। अब बोलेंगे उनका क्या काम है? उनको कोई पूरक पोषण आहार नहीं देते, उनको गाइडलाइन देते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या खिलाना है अपने परिवार को। तो ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती है। अब आप बोलोगे कि सर किशोरी का क्या रोल है? तो किशोरी महिलाएं किस प्रकार से घर को चलाएंगी, किस प्रकार से परिवार का ख्याल रखेंगे, फ्यूचर में वो माता बनेंगे तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, इन सभी की जानकारी किशोरी बालिकाओं को कहाँ मिलेगी? आंगनबाड़ी केंद्र में मिलेगी। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया ICDS शुभारंभ कब हुआ। उद्देश्य 5 उद्देश्य आप सभी को याद हो गए होंगे। पहला है शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास बच्चों का। दूसरा है 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का सर्वांगीण विकास। तीसरा है हितग्राही, जो तालमेल बैठाना विभिन्न विभागों के बीच। चौथा है माताओं की क्षमता में वृद्धि करना। पांचवा है सभी प्रकार की महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी गाइडेंस प्रोवाइड करना। घटक 4 है प्रारंभिक बचपन व देखभाल व शिक्षा, पोषण शिक्षा। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श, और चौथा है सामुदायिक मोबिलाइजेशन, संचार, वकालत व शिक्षा। सेवाएं मैंने 6 प्रकार की बताई है। TSS, PSS, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। लक्ष्य मैंने बताया सभी प्रकार की जो असमानताएं हैं, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करना। जैसे कि कुपोषण दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, स्टंटिंग की समस्या, ठीक है, पोषण संबंधी अवेयरनेस, रोग संबंधी अवेयरनेस, इन सभी की प्रॉब्लम को दूर करना। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में किसका काम है?
ICDS का काम है। हितग्राही कौन कौन है? 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिका, गर्भवती और शिशुवती माता तथा सामान्य महिला। तो ये तो हो गई ICDS की कहानी। अब हम बात करते हैं सरकार की क्या भूमिका है, वित्तीय पोषण कितना होगा, सरकार कितना फंड जारी करेगी, मतलब सरकार का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो याद रखिएगा ICDS में केंद्र और राज्य की साझेदारी होती है 75 और 25 की, यानी कि 75% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार की कितनी है? 25% हिस्सेदारी है। 75% फंड जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है और 25% फंड किसके द्वारा दिया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। अब हम बात करते हैं ICDS के आगे। तो ये योजना का क्रियान्वयन कहाँ पर किया जाता है? तो किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा, आंगनबाड़ी केंद्रों के थ्रू ICDS का संचालन किया जाता है। याद रखिएगा ICDS, अब हम बात करेंगे भारत की। तो भारत में ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 7076 परियोजना संचालित है। कितनी परियोजना? 7076 परियोजना संचालित है। और इसके अंतर्गत भारत में कुल 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। हमारे भारत में परियोजना कितनी है टोटल? 7076। ICDS में टोटल प्रोजेक्ट कितने चल रहे हैं? 7076। और इसके अंतर्गत 14 लाख केंद्र संचालित है, आंगनबाड़ी केंद्र। अब हम बात करते हैं परियोजना क्या होती है। तो याद रखिएगा परियोजना जो होती है उसमें एक क्षेत्र को हम परियोजना में शामिल करते हैं जिसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? सामान्य तौर पर 1 लाख तक होनी चाहिए। परियोजना या इकाई, ICDS की इकाई या ICDS की परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या होनी चाहिए 1 लाख, और शहरी क्षेत्र में हम जनसंख्या कितना ले सकते हैं? 2 लाख तक। यदि 2 लाख से अधिक जनसंख्या है शहरी क्षेत्र की तो वहाँ पर ICDS की 2 परियोजनाएं बनाई जाएंगी। लेकिन अगर 2 लाख तक जनसंख्या है ICDS में, शहरी क्षेत्र है, जनसंख्या शहरी है, क्षेत्र शहरी है, तो 2 लाख जनसंख्या पे शहरी कंडीशन में एक परियोजना बनाई जा सकती है, संचालित की जा सकती है। लेकिन ग्रामीण की बात करें या सामान्य तौर पे बात करें तो एक परियोजना में 1 लाख की जनसंख्या कंपलसरी अनिवार्य है। एक परियोजना में 1 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए और एक परियोजना में 100 आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं। कितने आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं? एक परियोजना में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल करते हैं? 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित या शामिल करते हैं। एक परियोजना में कितने आंगनबाड़ी केंद्र? 100। तो हमारे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ ना। अब हम बात करेंगे CG की, क्योंकि हमको पता है कि इंडिया में तो 7076 परियोजना है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी परियोजना है? तो 220 परियोजना। हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी परियोजना संचालित है ICDS की? 220। अब देखिए 220 परियोजना जो संचालित है CG की, इसमें 205 ग्रामीण क्षेत्रों की है और जो 15 है ये शहरी क्षेत्रों की है। शहरी परियोजना बोल सकते हो आप, शहरी परियोजना ICDS। ग्रामीण क्षेत्र की है 205, शहरी क्षेत्र की है 15। तो इस ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? 121 जनजाति क्षेत्र है और 84 क्या है? ग्रामीण। अब आप बोलोगे कि सर ग्रामीण के अंतर्गत फिर से ग्रामीण लिख रहे हो आप, तो भैया ग्रामीण जनसंख्या है। अब जंगली इलाका को भी तो आप ग्रामीण बोलोगे ना, पिछड़ा इलाका को भी तो ग्रामीण बोलोगे। तो यहाँ पर 121 जनजाति में लिखा हूँ, यहाँ पर मतलब ये है
कि वहाँ की जनसंख्या क्या है, एसटी है, एसटी है। 121 परियोजनाओं को जो शामिल किया गया है, ग्रामीण के अंतर्गत रखा गया है, वहाँ की बहुल जनसंख्या एसटी पॉपुलेशन है। एसटी का मतलब है आदिवासी। लेकिन ये जो 84 ग्रामीण जनसंख्या है, यहाँ पर एसटी की नहीं, सामान्य जनसंख्या है, इसीलिए इसको अलग से लिखा हूँ मैं। 121 जनजाति परियोजना प्लस 84 ग्रामीण परियोजना कितनी हो गई, 205 प्लस 15 शहरी परियोजना हो गई, 15 शहरी परियोजना। अब ये तो हमारा टोटल हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये तो हो गया 220 परियोजना। मैं अब आपको बताऊंगा कि आंगनबाड़ी केंद्र हमारे छत्तीसगढ़ में है कितने। देखिए, ये है आंगनबाड़ी केंद्र सपोज, और ये है आपका मिनी आंगनबाड़ी केंद्र एग्जाम्पल के लिए। ये है आपका आंगनबाड़ी केंद्र और ये है आपका मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र की जब बात करें तो इसका क्षेत्रफल होना चाहिए 63 वर्ग मीटर या 660 स्क्वायर फुट। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आंगनबाड़ी केंद्र का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 63 वर्ग मीटर या 660 वर्ग फुट या फीट। हम बात करें नवंबर 2022 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। नवंबर 2022 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं। स्वीकृत का मतलब है जिनका परमिशन मिल चुका है लेकिन स्थापना तो नहीं हुई है कि नहीं। तो टोटल है 46,660, 46,660। लेकिन संचालित कितने हैं, इसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं, वर्तमान में स्थापित हो चुके हैं, भवन मिल चुका है, भवन पढ़ाई चालू हो चुकी है। 46,160 संचालित कितने हैं, 46,160। उसी तरीके से मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कितने संचालित हैं, स्वीकृत कितने हैं, 56-54 और संचालित कितने हैं, 51-54। कितने हैं, 51 और 54। अब इस डाटा को देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल आंगनबाड़ी केंद्र। दोनों को जोड़ देते हैं, इक्यावन 314 आ रहा है। मित्रों, स्टूडेंट्स सभी लोग ध्यान देंगे, 51-314 आप सभी को दिख रहा होगा कितना आ रहा है, 51-314। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे, एग्जाम में पूछे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत है, तो आंसर होगा 51-314। तो आपको एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रखना है, लगभग याद रखिए 51,000 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देख के आपको क्लियर हो जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं, 51-314। अब मैं बात करता हूं हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र कहां पर है, तो याद रखिएगा जशपुर जिले में। सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र कहां पर है, जशपुर जिले में। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे ज़्यादा मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कहां पर है, तो आंसर होगा जशपुर जिला, जशपुर जिला। अब मैं बोलूं कि भैया कुल आंगनबाड़ी केंद्र कहां पर है, तो भी जशपुर जिला आएगा, सीधी सी बात है। जब आंगनबाड़ी केंद्र ज़्यादा है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र ज़्यादा है, दोनों को जोड़ोगे तो सबसे ज़्यादा जशपुर ही आएगा ना। तो आंसर क्या होगा, सर्वाधिक आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या जशपुर जिला। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, सर्वाधिक आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कौन सा जिला, जशपुर जिला। अगर मैं बोलूँ टॉप 3 बताइए, टॉप 3 आंगनबाड़ी कहाँ कहाँ पर है, मतलब सबसे ज़्यादा तो जशपुर में, आप सभी को पता है कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, पूरे 33 जिलों में सबसे ज़्यादा जशपुर में। सेकंड नंबर है कोरबा, सेकंड नंबर है कोरबा, फिर है रायगढ़, फिर है रायगढ़। टॉप 3 जिला याद कर लीजिए, और डाटा मैं आपको बाद में थोड़ा सा बता दूंगा जशपुर का कितना है। जशपुर का लगभग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी जानने की आवश्यकता नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र पढ़ेंगे हम। सबसे ज़्यादा जशपुर याद रखिएगा, फिर है कोरबा, फिर है रायगढ़। अब मैं बात करूं न्यूनतम, दोनों में बात करता हूं ना, मिनिमम क्या है भैया, MIN का मतलब है मिनिमम, न्यूनतम कितना है। न्यूनतम आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या है नारायणपुर में। अब आप सभी को पता है
नक्सलाइट एरिया है, आंगनबाड़ी लगेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। तो याद रखिएगा मिनिमम कितना है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र भी नारायणपुर और आंगनबाड़ी केंद्र भी नारायणपुर। 33 जिले के हिसाब से बता रहा हूँ, 33 जिला, 33 जिले में न्यूनतम नारायणपुर, अधिकतम जशपुर। ये तो याद होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए। मैक्सिमम जशपुर में है और न्यूनतम है नारायणपुर में। तो एक बार रिवाइज करेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में 220 आंगनबाड़ी केंद्रों परियोजनाओं की संख्या कितनी है, 220। इंडिया की बात करें तो कितनी, 7076। 220 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ग्रामीण और शहरी। 205 ग्रामीण और 15 शहरी। 205 ग्रामीण में 121 जनजाति और 84 ग्रामीण, 121 जनजाति और 84 ग्रामीण। शहरी में 15। जशपुर जिला सबसे टॉप में, कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या है 46,160, लगभग 47,789, 47789 भवनों की स्वीकृति हो चुकी है। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, लगभग 52-53 हज़ार होगा लगभग। जोड़ेंगे, आप जोड़ लीजिए, आप लोग, हर काम मैं ही थोड़ी करूँगा, थोड़ा बहुत आप भी कीजिए। तो आप दोनों जोड़िए तो लगभग इसमें से 47,789 भवनों की स्वीकृति हो चुकी है। मतलब इतने भवन हमको स्वीकृत मिलने चाहिए थे, लेकिन 47,789 का गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर चुका है, जिसमें से वर्तमान में कितने कार्यरत हैं, 46,160 आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। आप सभी से एक क्वेश्चन है मेरा कि जशपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है और नारायणपुर जिले में कितनी है कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा मुझे। और सभी लोग नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो और जोश के साथ आप लोगों के लिए बना सकूं। ठीक है, धन्यवाद सभी को।